हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 10 सेंटेंस लिए हैं जिनमें हम देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट क्या करना है और जो भी इम्प्रूव करना है प्रत्येक सेंटेंस में उसका जो भी रूल है वो भी साथ में हमने लिया है और साथ में डिस्कस करते चलेंगे प्रत्येक रूल को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, It became clear that the strangers were heading into a serious disaster। ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें जो इम्प्रूव करना है वो into को करना है। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन है एक into, इसको इम्प्रूव करना है। इसके पहले जो वर्ब यूज हुई है हेडिंग, तो यानी इस वर्ब के साथ अगर into लगता है तो ये इम्प्रूव नहीं करना पड़ेगा, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट हमारा ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर इसके साथ into नहीं कोई और प्रीपोजिशन आता है तो उसे हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल देख लेते हैं। पहले रूल क्या है कि हेड जो वर्ब है, अगर ये वर्ब एज ए वर्ब यूज होगा, क्योंकि हेड जब नाउन एज ए नाउन यूज होता है तो इसका अर्थ क्या होता है, सिर या मस्तक। लेकिन जब एज ए वर्ब यूज होता है तो इसका जो अर्थ बनता है वो बनता है टू गो और ट्रेवल टुवर्ड्स ए पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी खास स्थान की ओर जाना या उसकी ओर यात्रा करना, ये इसका अर्थ होता है। और इसके साथ यानी कि इसके बाद जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो फार या फिर टुवर्ड्स, इन दोनों में से किसी एक प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, ना कि इनटू का। तो यानी कि यहाँ इनटू को हमें हटाना पड़ेगा, इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा और इसमें क्या लाना पड़ेगा, फार या टुवर्ड्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है टुवर्ड्स, तो यानी कि ये बी पार्ट आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इनटू की जगह टुवर्ड्स आएगा। तो सिंपल रूल क्या है कि हेड जब एज ए वर्ब यूज होगा तो इसका अर्थ होगा टू गो और ट्रेवल टुवर्ड्स ए पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि किसी खास स्थान की ओर जाना या उसकी ओर यात्रा करना। ठीक है, और इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, फार या टुवर्ड्स। और यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिए थे। पहला एग्जाम्पल क्या है, द शिप वाज हेडिंग फॉर मुंबई, यानी कि यहाँ हेडिंग जो है एज ए वर्ब यूज हुआ है हेड, तो यहाँ इसके साथ प्रीपोजिशन क्या आया, फार, जो कि सही है, यानी कि शिप जो है मुंबई की ओर यात्रा कर रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ही वाज हेडिंग टुवर्ड्स द मार्केट, यानी कि वो मार्केट की ओर जा रहा है या यात्रा कर रहा है। तो यहाँ इसके साथ टुवर्ड्स, तो या तो फार लगाएंगे या टुवर्ड्स, इन दोनों ही प्रीपोजिशन में से किसी एक का यूज हम करेंगे। किसके साथ, हेड के साथ, हेड जब एज ए वर्ब यूज हुआ हो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेकंड नंबर दिया हुआ है, यू हैव कम हियर विद ए व्यू टू इंसल्ट मी। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ इंप्रूव करना है टू इंसल्ट को, और यहाँ ये जो शब्द यूज हुआ है विद ए व्यू, इसके साथ टू क्या काम करता है, यानी कि टू क्या है, इसके ये रूल बनता है। तो यहाँ रूल देख लेते हैं। जब भी विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू या एडिक्टेड टू, इनमें जो टू होता है ये टू एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, यानी कि इन वर्ड्स के साथ विद ए व्यू, लुक फॉरवर्ड, एकस्टम्ड, हैबिचुएटेड या एडिक्टेड, ये जो शब्द हैं इनके साथ जब टू आता है तो ये एज ए प्रीपोजिशन आता है। और प्रीपोजिशन के साथ रूल क्या होता है कि प्रीपोजिशन के बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आती है, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में मेन वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि विद ए व्यू के साथ जब टू लगता है तो ये एज ए प्रीपोजिशन यूज होता है, यानी कि यहाँ जो टू है ये प्रीपोजिशन है। तो इसके आगे जो मेन वर्ब इंसल्ट आई है ये वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म में आनी चाहिए, यानी कि इंसल्ट की जगह इंसल्टिंग आना चाहिए। तो सही क्या होना चाहिए, टू इंसल्टिंग मी, ये होना चाहिए, टू इंसल्ट मी को इम्प्रूव करके। तो ये ए पार्ट में दिया हुआ है टू इंसल्टिंग मी, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो सेंटेंस सही बन जाएगा, यू हैव कम हियर विद ए व्यू टू इंसल्टिंग मी। ठीक है, तो यहाँ टू क्योंकि एज ए प्रीपोजिशन यूज हो रहा है इसलिए वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। जब ये इन्फिनिटिव के रूप में यूज होता है तो वहाँ क्या आता है, वर्ब टू प्लस वर्ब। ठीक है, तो वहाँ जो इन्फिनिटिव यूज हुआ है, लेकिन यहाँ चूंकि इन शब्दों के साथ आया है, विद ए व्यू के साथ आया है, तो जबकि रूल क्या होता है कि विद ए व्यू के साथ अगर टू आएगा तो ये एज ए प्रीपोजिशन यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ टू प्रीपोजिशन का काम करेगा। और प्रीपोजिशन के साथ रूल क्या होता है कि प्रीपोजिशन के बाद मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, तो यहाँ ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टू इंसल्टिंग मी।
अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं थर्ड नंबर दिया हुआ है 20 किलोमीटर्स आर नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स। ठीक है, यहाँ आर नॉट ग्रेट डिस्टेंस इसको इम्प्रूव करना है। तो रूल देख लेते हैं। रूल क्या है कि जब भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन आया हो, यानी कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या है 20 और नाउन क्या है किलोमीटर्स, तो 20 के साथ किलोमीटर्स यानी कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ प्लूरल नाउन आया है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो इससे क्या हो, एक निश्चित पीरियड, डिस्टेंस, वेट, हाइट या अमाउंट का बोध हो। अगर जब भी ये आए और उससे क्या हो, एक निश्चित पीरियड, डिस्टेंस, वेट, हाइट या अमाउंट का बोध होता है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ना कि प्लूरल का। तो यहाँ देखना होगा कि ये एक निश्चित पीरियड, निश्चित डिस्टेंस के बारे में क्या बोध कर रहा है क्या। तो यहाँ लिखा है 20 किलोमीटर्स और आगे यहाँ अगर देखें तो क्या लिखा है, ए ग्रेट डिस्टेंस। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ये जो 20 किलोमीटर की बात की गई है, ये एक निश्चित दूरी की बात की गई है, ना कि 20 किलोमीटर्स की यानी कि 20 किलोमीटर के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ 20 किलोमीटर की एक निश्चित दूरी की बात की गई है। तो यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। आर को इम्प्रूव करके यहाँ क्या आएगा, इज। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए आ जाएगा यहाँ पे, इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस। ठीक है, तो 20 किलोमीटर्स इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस, ये सही होगा। तो यहाँ पे आर की जगह ई जाएगा, क्योंकि यहाँ जो 20 किलोमीटर्स हैं ये एक निश्चित दूरी, ठीक है, एक निश्चित दूरी एक ग्रेट डिस्टेंस के लिए यूज हुआ है। तो जब भी एक निश्चित दूरी के अर्थ में यूज होगा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, जब भी ये एक निश्चित पीरियड, डिस्टेंस, वेट, हाइट, अमाउंट जो भी हो, तो यहाँ क्या है, यहाँ डिस्टेंस है, तो यहाँ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन एक निश्चित डिस्टेंस के बारे में बोध हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आर की जगह ई जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फोर्थ नंबर दिया हुआ है, आई एडाप्टेड ए न्यू मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ आई एडाप्टेड को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ जो एडाप्ट, ADAPT, ये दो वर्ड बनते हैं, एक ADAPT एक ADOPT। ठीक है, ये दो वर्ब हैं, तो इनका मीनिंग क्या होता है। पहला जो ADAPT है, इसका अर्थ होता है अनुकूल बनाना या अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालना। ठीक है, और दूसरा ADOPT मीन्स होता है अपनाना या ग्रहण करना। तो यहाँ अर्थ से हमें समझना पड़ेगा कि किसका यूज होगा। तो यहाँ क्या आया है, आई अडॉप्टेड ए न्यू मेथड, यानी कि यहाँ एक नए मेथड, तरीके को अपनाने की बात की जा रही है, ना कि यहाँ अनुकूल बनाने के बारे में या किसी परिस्थिति के अनुसार ढलने के बारे में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक नए मेथड को वो ग्रहण कर रहा है या अपना रहा है। तो यहाँ ADOPT वाले एडॉप्ट का यूज होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ बी पार्ट सही हो जाएगा और सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई एडॉप्टेड, यानी कि ADOPTED वाला ये सेकंड ऑप्शन में जो दिया है ये होगा, आई एडॉप्टेड ए न्यू मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 5 नंबर दिया हुआ है, आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड हंट आउट पीपल टू परस्यू योर पॉलिसीज। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें इम्प्रूव करना है टेलिंग को। गलती से पूरे में अंडरलाइन हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ जो इम्प्रूव करना है वो टेलिंग को करना है। ठीक है, तो यहाँ जो टेल है, टेल वर्ब, एक टेल होता है और दूसरा से, दोनों का अर्थ सेम होता है, कहना। ठीक है, तो लेकिन इनका जो यूज होता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट सिचुएशन के अनुसार बदल जाते हैं। तो इनका यूज हम देख लेते हैं। तो टेल क्या है, टेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि सकर्मक क्रिया है। तो यानी कि जब ये सकर्मक क्रिया है तो इसमें क्या होगा कि इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, यानी कि ये कर्म के साथ, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा, इसके साथ ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और से जो है ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब अकर्मक क्रिया, तो इसके साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि इसके साथ सामान्यतः ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ टेलिंग दिया हुआ, टेलिंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, जबकि टेलिंग के बाद दैट आया है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ टेलिंग क्या है, टेल का क्या होता है, टेल के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ टेलिंग नहीं होगा, यहाँ सेइंग आ जाएगा, क्योंकि से के बाद ऑब्जेक्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ अगर हम टेलिंग की जगह सेइंग लगा दें तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा।
तो यहाँ बी पार्ट आ जाएगा, इम्प्रूव करके टेलिंग को इम्प्रूव करके सेइंग आएगा। तो सही सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड हंट आउट पीपल टू परस्यू योर पॉलिसीज। ठीक है, तो ये सेंटेंस सेइंग को लगाने से सही हो जाएगा, तो यहाँ सेइंग आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 6 नंबर दिया हुआ है, ही फाउंड ए वुडन ब्रोकन चेयर इन द रूम। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है और यहाँ वुडन ब्रोकन चेयर, ये जो 3 वर्ड हैं, यहाँ इस पार्ट को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या दिया हुआ है कि जब भी एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल का प्रयोग अपने नाउन के पहले होता है, यानी कि जब भी एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल दिया होगा तो उसका यूज कहाँ पे होगा, हमेशा उसके नाउन के साथ यूज होगा। ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल के पहले अन्य एडजेक्टिव का, ये और अगर एक और भी एडजेक्टिव दिए हुए हैं तो उनका प्रयोग एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल के पहले होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ था, वुडन ब्रोकन चेयर, यानी कि चेयर क्या है, चेयर एक नाउन है। ठीक है, चेयर एक नाउन है और ब्रोकन क्या है, एक एडजेक्टिव है जो चेयर की विशेषता बता रहा है कि चेयर कैसी है, टूटी हुई। और वुडन भी एक एडजेक्टिव है, वुडन क्या मतलब चेयर कैसी है, लकड़ी की है। तो यहाँ एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल ये है वुडन। तो वुडन यहाँ पे कहाँ आना चाहिए, चेयर के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल हमेशा नाउन के साथ यूज होता है। और जो दूसरा एडजेक्टिव होगा तो उसे कहाँ लाएंगे, उससे एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल के पहले यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ सही सीक्वेंस क्या बनेगा, ब्रोकन वुडन चेयर। ठीक है, तो ये बी पार्ट में दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा, ब्रोकन वुडन चेयर। तो सही सेंटेंस बनेगा, ही फाउंड ए ब्रोकन वुडन चेयर इन द रूम। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब सेंटेंस सही हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 7th नंबर दिया हुआ है, ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। ये सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे लुक को हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो 2 वर्ब होती हैं, लुक और सी। इन दोनों की मीनिंग में थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस होता है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो लुक मीन्स क्या होता है, दिखना या लगना, यानी कि कोई चीज़ कैसी दिख रही है या कैसी लग रही है, इस अर्थ में हमेशा लुक का यूज करते हैं। और सी का यूज करते हैं देखने में, जब हम कुछ देख रहे हो तो उसको। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ कि ही लुक्स वेरी टायर्ड, यानी कि वो कैसा दिख रहा है, वो वेरी टायर्ड मीन्स बहुत थका हुआ दिख रहा है या लग रहा है। तो वो हमें टायर्ड लग रहा है या टायर्ड दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ लुक का यूज सही है। ठीक है, क्योंकि लुक का यूज देखने या लगने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, मीरा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ मीरा कैसी दिख रही है, वो वेरी ब्यूटीफुल यानी बहुत खूबसूरत दिख रही है या लग रही है। तो जब भी दिखने या लगने के अर्थ में किसका यूज करते हैं, लुक का, तो यहाँ इसका यूज सही है। और नेक्स्ट है, सी का यूज दिया हुआ है, आई डिडंट सी एनीथिंग इन द डार्क रूम, यानी कि यहाँ इसका अर्थ क्या है कि मैं डार्क रूम में कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, यानी कि देखने के अर्थ में यहाँ यूज होगा, तो यहाँ सी का यूज होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के यूज में, लुक और सी के। तो यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ था, यहाँ क्या था कि ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम, यानी कि वो डार्क रूम में कुछ भी नहीं देख पा रहा है। तो वहाँ देखने के अर्थ में यानी कि यूज हो रहा है, तो देखने के अर्थ में किसका यूज करते हैं, सी का। तो यहाँ पे लुक की जगह सी आ जाना चाहिए। तो सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी पार्ट। तो लुक को इम्प्रूव करके यहाँ सी को रखेंगे, तब सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 8th नंबर दिया हुआ है कि यू कैन लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ए रीडिंग ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है और यहाँ इम्प्रूव करना है ए रीडिंग ऑफ हिस्ट्री को। ठीक है, तो रूल देख लेते हैं। यहाँ 2 वर्ब हैं, रीड और स्टडी, दोनों की यूज में डिफरेंस है, तो दोनों का यूज देख लेते हैं कब करते हैं। तो यहाँ रीड का जो मतलब होता है, रीड की जो मीनिंग होती है वो सिंपल होती है कि किसी लिखी हुई या छपी हुई चीज को पढ़ना या उसका अर्थ समझना, यानी कि कोई लिखी हुई चीज है या कोई छपी हुई चीज है। जैसे कि सिंपल अगर एग्जांपल ले कि जैसे कि एक मैसेज आया तो मैसेज को हम पढ़ के समझ लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, रीड का यूज होगा। लेकिन जब स्टडी का यूज कब होता है, स्टडी का यूज होता है पढ़कर, छानबीन कर या अभ्यास कर ज्ञान हासिल करना। यानी कि सिंपल अगर हम इसको समझे तो स्टडी का यूज किसमें होगा, जहां हम नॉलेज गेन करने के लिए या कुछ सीखने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए हम
पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ने के लिए हम स्टडी का यूज करेंगे, ठीक है। और रीड तो जस्ट ऐसे नॉर्मली कोई मैसेज लिखा है या कोई चीज़ कहीं पर छपी हुई है उसको हम पढ़ के जस्ट समझ लिया कि क्या लिखा है क्यों लिखा है, ठीक है, उसके लिए रीड होगा। और स्टडी होगा ज्ञान हासिल करने के लिए, किसी बुक से या कोई चीज़ हम उसको अभ्यास करके या छानबीन करके पढ़कर ज्ञान हासिल कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टडी का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि यू कैन लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल सिद्धांतों को सीखने की बात की जा रही है कि वो कहाँ से सीख सकता है, कि हिस्ट्री को पढ़ने से। तो यहाँ पर कुछ नॉलेज की गेन करने की बात की जा रही है। तो यहाँ रीडिंग नहीं आएगा, यहाँ स्टडी आएगा, ठीक है। तो रीडिंग की जगह पर स्टडी शब्द का यूज होगा। तो यहाँ ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा जिसमें दिया हुआ है ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो इसको ले आएंगे इंप्रूव करके ए रीडिंग ऑफ हिस्ट्री की जगह, तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। और सही सेंटेंस बनेगा यू कैन लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ ए पार्ट हमारा आ जाएगा सही ऑप्शन। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 9 नंबर में दिया हुआ है विद इन ए फ्यू ईयर्स मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड हैड अंडरवेंट फोर्सिबल इंडिगो कल्टीवेशन, ठीक है। ये दिया हुआ सेंटेंस यहाँ इंप्रूव करना है हैड अंडरवेंट को। तो यहाँ हैड जो यूज हुआ है, हैड के साथ वर्ब क्या आती है, वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है। और जबकि यहाँ अंडर के साथ वेंट दिया हुआ है, वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म है किसका, गो का, गो वेंट गॉन ये होता है। तो गो का जो थर्ड फॉर्म होता है गॉन होता है, ना कि वेंट। तो यहाँ गॉन आना चाहिए ना कि वेंट। तो सही क्या बनेगा, हैड अंडर गॉन। तो हैड अंडर गॉन किस में दिया हुआ है, ए पार्ट में। तो ये आ जाएगा हैड अंडर वेंट की जगह इंप्रूव करके, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा हैड अंडर गॉन, ठीक है। 10 नंबर सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है कि सी डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम। तो यहाँ जो रूल बनता है वो आस्क से संबंधित बनता है। तो रूल क्या बनता है कि आस्क समबडी, आस्क के बाद यानी कि समबडी का यूज किया जाता है जिससे कि क्वेश्चन किया जा रहा हो, यानी कि जिससे कि पूछा जा रहा हो तो उसको हम पहले यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन शब्द का यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि इस रूल के अनुसार यहाँ आस्क के बाद क्या आना चाहिए, आस्क के बाद हिम आना चाहिए, उसके बाद एनी क्वेश्चन, ये जो शब्द है इनको बाद में रखना चाहिए। तो सही क्या बनेगा, आस्क हिम एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी पार्ट। एनी क्वेश्चन टू हिम को इंप्रूव करके हिम एनी क्वेश्चन, इसको हम ले आएंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस बनेगा सी डिडंट आस्क हिम एनी क्वेश्चन, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिनको हमने रूल के साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो सभी सेंटेंस में जो भी इंप्रूवमेंट करना था उसका रूल भी हमने साथ में लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल थे, इनको आप नोट कर लें और इनके साथ आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे अन्य टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।